हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम ईवीएस के नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे थे। अध्याय 8 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे अध्याय 9 जो कि जल है, जो थोड़ा चैप्टर लंबा है, इसलिए मैंने आपको इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। हम पहले भाग में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट 40 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट 40 पॉइंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट 40 पॉइंट, जो कि सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट जो आपका बोल रखा है कि जल के बारे में आपका पहला यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि आपका ये जो शुरू किया गया था, जैसे कि जल दिवस है, वो कब मनाया जाता है। तो ये आपका 21वां एजेंडा, ध्यान रखिएगा, 1992 में ब्राजील में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, 1992 1992 में ब्राजील ने यूएनओ, ध्यान, ये हल्का से यहाँ पर क्या हो गया, ये यूएनओ आना था। ओके, तो यूएनओ जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ध्यान रखिएगा, निर्णय लिया गया था, केवल मनाया नहीं गया था। ओके, तो 1992 में ब्राजील ने यूएन की कॉन्फ्रेंस में आपका विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, और 1993 यानी कि 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। तो पहला क्वेश्चन आपका यही पुटअप होता है कि विश्व जल दिवस आपका वाटर डे कब मनाया जाता है, तो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट है, वर्ष 2012 ईस्वी में यूएन ने जल और खाद्य सुरक्षा नामक थीम घोषित की थी। यानी कि जब 2012 का जब वाटर डे मनाया जा रहा था, तो उस समय आपका यूएन ने आपका क्या माना था, वर्ष 2012 को जल और खाद्य सुरक्षा नामक थीम की घोषणा की थी। नेक्स्ट है आपका 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन हेतु 1500 लीटर पानी चाहिए। यानी कि जो गेहूं आपका उत्पादन होता है 1 किलो के लिए, वो कितने गेहूं पानी ले जाता है वो आपका, तो 1500 लीटर। आप ध्यान रखिएगा, आप 1 किलो गेहूं को उत्पादन करने के लिए 1500 लीटर चाहिए होता है, तो इतने खेतों में जब गेहूं लगते हैं तो कितना पानी चाहिए होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 23.81% भूमि पर वन है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 23.81% पर, और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, अब 24 से ऊपर जा चुका है, तो 23% 81% पर आपका भूमि पर, 23 ही मान लो आप इसको, 23% भूमि पर आपका क्या है, वन है, और 7.83 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। ये कितना है आपका, 7.83 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए उसमें कितना प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए, तो 33% भूमि पर वन होना चाहिए। और भारत की कितनी प्रतिशत भूमि पर वन है, केवल 23% पर। टोटल मिलाकर 10% भूमि पर कम है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो आपका एवरेज होना चाहिए 33% लगभग होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए व चीन विश्व के सर्वाधिक वांछित देश हैं। भारत का स्थान विश्व में 10वां तथा एशिया में चौथा है। तो अब ये देखो, कुछ देश हैं आपके, रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए, चीन, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर विश्व में जो आपके वन होते हैं वो सबसे ज़्यादा वन इन देशों में पाए जाते हैं। और इनमें जो भारत का नंबर है वो कौन सा नंबर है, 10वां नंबर है वन के रिलेटिव, जो आपके पृथ्वी पर, यानी कि जैसे आपका जो एरिया है, यानी कि जैसे भारत का एरिया जितना है, उस एरिया के अनुसार कितना वन होना चाहिए, उसके अनुसार जो आपका नंबर है भारत का, वो 10वें स्थान पर है, और एशियाई देशों में चौथे स्थान पर आपका भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट है जल के प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, जल के प्रकार कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कई हमें जल किस किस प्रकार से मिलते हैं। तो पहला तो आपका मृदु जल, और दूसरा आपका कठोर जल। कठोर जल मतलब खारा पानी जो होता है, आप उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जल के स्रोत। अब जल के स्रोत भी होते हैं, जैसे कि कुआं, नहर, नदी, तालाब, समुद्र, चश्मा। चश्मा भी आपका कुछ थोड़ा सा एक तरीके से लगा लीजिए कि एक तरीके से जैसे आपका स्रोत होता है ना पानी का, उसी को ही कहा जाता है पुराने ज़माने में। झील या बारिश, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके जल के स्रोत होते हैं, जो कि पानी इकट्ठा किसी ना किसी तरीके से करके रखते हैं। नेक्स्ट है आपका, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका चश्मा, यानी कि पॉइंट में आपको दे दिया जाता है कि इसमें आपका जल का स्रोत क्या है, तो वहां पर एक ऑप्शन आपका लिखा रहता था चश्मा। तो कई बच्चे वहां पर लगा देते थे कि ये आपका ऑप्शन गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। तो चश्मा भी आपका जल का स्रोत माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है 8, 100% यानी कि जो आपका 100% जल है जिसमें से आपका 97.5 डिग्री क्या है, समुद्री जल है, यानी कि जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, खारा पानी है। नेक्स्ट है आपका कि 2.5% कहाँ पर जल है आपका, तालाब में है, झील में है और नदी में पाया जाता है। अब 97, ध्यान रखिएगा, अगर जल को आप 100% मानते हो जिसमें से 97.5% जल कहाँ है आपका, समुद्र में है, यानी कि खारा पानी है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और 2.5 जल कहाँ पर है आपका, तालाब में, झील में, नदियों में पाया जाता है। अब उसका भी पूर्ण रूप से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसमें 2.5 जल यानी कि जो आपका 2.5 तालाब में जल है उसमें से भी 2.5 जल जो है वो 60% ग्लेशियर में है, 30% भूमि के नीचे है तथा 10% झीलें व नदी में पाया जाता है। यानी कि जो 97.5 डिग्री है समुद्री का जो जल है उसको तो छोड़ दीजिए, मतलब जो बचा आपका प्योर जल 2.5 उसको जो हम यूज़ कर सकते हैं उसमें भी आपका 60% यानी कि आधे से ज़्यादा जल जो है वो आपका ग्लेशियर यानी कि हिमखंडों में यानी कि जम रखा है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 30% भूमि जो जल है वो भूमि के नीचे है, अब उसका भी पूर्ण रूप से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने अब वो उसको भी बैन कर रखा है। 10% जल बचा तो वो झील व नदियों में है, यानी कि आपका जो बचा हुआ 2.5 है उसका भी केवल आप 10% यूज कर सकते हो। ओके, और ताजे जल का 1% पानी क्या है आपका, वो पीने योग्य है या फिर आपका इस्तेमाल करने के लिए काबिल है। तो ताजे पानी का कितना, 1%। आप देख सकते हो कि पानी की कितनी किल्लत है। ओके, और वैसे आप अब ध्यान रखिएगा कि पानी का जो प्रयोग होगा या पानी का जो इस्तेमाल होगा हमें सही रूप से करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी पानी की कमी है जो कि पीने योग्य है, इस्तेमाल करने योग्य है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जल के उपयोग। अब जल के उपयोग किस किस में हो सकते हैं, नहाने में, पीने में, शारीरिक क्रिया करने में ही आपके जल का उपयोग होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मणिकरण कुल्लू अगर आप गए होंगे वहां पर आपका कुदरती गर्म पानी का स्रोत है, यानी कि एक तरीके से लगा लीजिए वो पानी हमेशा गर्म रहता है वहां पर ज्वालामुखी के लावा के कारण। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। अगर आप कुल्लू मनाली गए होंगे तो वहां पर आपको ये स्ट्रीम बात जरूर देखने को मिलता है। तो गर्म पानी का स्रोत क्या है, मणिकरण है जो कि कुल्लू में है। इन्हें प्राकृतिक गीजर भी कहा जाए कहते हैं, क्योंकि इस पानी को जो आपका गर्म होता है ना, इसको गर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्वालामुखी की जो वहां पर लावा है उसके कारण ये पानी हमेशा गर्म रहता है मणिकरण में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शहर वह नदी के नाम। तो दिल्ली में आपके यमुना है, आगरा में भी यमुना है, लखनऊ में गोमती है, पटना में गंगा है और उज्जैन में शिप्रा है। तो कई आपकी नदियों से भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से नदी या आपके नहर बहती हैं या इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने आपको नदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज्योग्राफी में करवाया था, अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो पता होगा, नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका गर्मी में आम का पाना, यानी कि हल्का सा देखिए ऐसा लग रहा होगा पात्रा होगा, लेकिन ये पाना पिया जाता है। जैसे कि आम के जैसे आप बेलपत्थर का जूस पीते हो तो उसी प्रकार का ये जूस होता है, गर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बादल संघ के बाद बरसते हैं। अब संघन के बाद कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा जो वेपराइजन हो जाता है, जब पूरा बादल एक तरीके से फुल हो जाता है, जैसे आप बोतल भरते हो पानी की तो पूर्ण रूप से एक बार भर जाता है तो उसमें से पानी निकलने लग जाता है, इसलिए संघनन के बाद ही आपका बादल बरसते हैं। नेक्स्ट है बारिश आने पर इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, जो कि सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इंद्रधनुष किसकी दिशा में दिखता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, जिसको आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, विविग्रो, शॉर्ट फॉर्म होती है विविग्रो। ओके, फलता अपरिवर्तन या फिर परावर्तन प्रकाश के विक्षेपण का निरूपण होता है, यानी कि जो आपका अपरिवर्तन और परावर्तन के कारण वो जो इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देते हैं उन्हीं के कारण ये हो पाता है। ओके, नेक्स्ट है अधिक बारिश से बाढ़, भूस्खलन व मृदा अपरदन होता है। बारिश से भूजल स्तर ऊपर आता है, जीवों या पौधों में चेतना का संचार होता है। तो जो आपके पौधे यानी कि जो मेघालय राज्य है, जैसे कि वहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि वहाँ के जंगल भी जो होंगे आपने देखे होंगे काफ़ी हरे भरे होते हैं। क्यों, क्योंकि बारिश के बाद ही में इन चीज़ों में क्या आ जाती है, एक तरीके से नई जान आ जाती है, और उसके साथ साथ में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि बाढ़ आ सकता है, मृदा अपरदन हो सकती है, भूस्खलन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका वर्षा जल संग्रहण, यानी कि आपका वर्षा के पानी को किस प्रकार से आप सेव कर सकते हो। तो आप अपने घर के आंगन में परमानेंटली यानी कि जो
ठोस होता है वो गड्ढा, पक्का गड्ढा बनाकर, टैंक बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो या उसका सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है, उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ जमी रहती है क्योंकि वहां का तापमान वर्ष भर निम्न बना रहता है। कहाँ की पहाड़ियों पर? उत्तर की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण के कारण जो कारण होते हैं जल प्रदूषण के क्या क्या होते हैं? कारखानों की अपशिष्ट, यानी कि जो कारखाने के द्वारा जो आपकी गलत वस्तुओं का इस्तेमाल, यानी कि जो कोई वस्तुएं बनाई जाती है उसमें जो पानी का इस्तेमाल होता है वो पानी गंदा होने के बाद वो नदी नालों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का पानी, नहर का पानी क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, मलमूत्र हो जाएगा या फिर डीटीटी है। तो ये सारे के सारे कारण क्या है? आपके पानी को गंदा करने के मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण से ही सारे। नेक्स्ट है आपका यूकोटिफिस, जल में O2 की कमी फलता जलीय जीव मारने लगता है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ध्यान रखिएगा, जल में किस चीज के कारण? O2 यानी कि ऑक्सीजन के कारण, यानी कि यूटोफिकेशन के कारण ये आपके क्या होते हैं? जलीय जीवन मरने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र का पानी खारा होता है इसलिए पीना नहीं जा सकता। नदी में ताजे जल की मछलियां पाई जाती हैं जैसे कि रहू, कताल या मंगरू या फिर टिकारी। ये आपके कुछ ताजे पानी मछलियों के नाम है। नेक्स्ट है, नदी के पास बगुला आता है। गंदे पानी में जो कि आपका क्लोरोफिल बैक्टीरिया पाया जाता है। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो गंदे पानी होते हैं वो क्लोरोफिल जो आपके वहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं उसके अंदर आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जिस जगह पर पानी का प्रयोग होता है वह गंदी हो जाती है, यानी कि देखा होगा आपने, भले ही पानी से ही जगह को साफ किया जाता है लेकिन अगर आपको उसका सही तरीके से केयर ना करो तो वहाँ पर काई सी जम जाती है, फिसलन हो जाती है। तो पानी का इस्तेमाल जहाँ पर होगा वो गंदी जगह कैसी होगी? गंदी हो सकती है। नेक्स्ट है, भीम संघ कर्नाटक के, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भीम संघ कर्नाटक के होलगुड़ी गांव में पंचायत का नाम है जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है। अब ऐसी पंचायत कौन है जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है? तो भीम संघ है, जो कि कर्नाटक होलगुड़ी गांव के अंदर पंचायत होती है, वहां पर बच्चों को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, जल में O2 की कमी से मछली मर जाती है। जैसे कि हमें हवा से ऑक्सीजन लेनी होती है लंग से, वैसी आपकी जो मछलियां होती है वो O2 का करती हैं अपने गिल्स से। तो वहां पर में अगर पानी की कमी हो जाएगी, O2 के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मछलियां मर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पानी यदि मटमैला है तो वह क्या है? गंदा होगा। नॉर्मल सी बात है ये तो। नेक्स्ट है 28, क्या बोल रखा है? पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। नेचुरल तरीका है, कुदरती तरीका है, पुराने ज़माने का तरीका है, या फिर नई नई चीज़ें आ गई, क्लोरीन आ गया, फिटकरी होगी, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका, सबसे पुराना तरीका, पानी को उबाल दो, हल्का सा गुनगुना कर दो, पानी साफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीने से पहले पानी को साफ करना ज़रूरी है क्योंकि पानी में हानिकारक आपके हानिकारक घुलनशील चीज़ें रहती हैं जो कि आपको पता नहीं चलता, इसलिए उसको गर्म करके साफ किया जाता है, उबाला जाता है। नेक्स्ट है आपका नालामड़ा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। अब यह क्या है तो ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से बता देता हूँ। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है जो नालामड़ा है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है राज्य, तो आपके आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका 31, क्या बोल रखा है आपका 31 में? बोल रखा है आपका अल्ड्राज की बावड़ी, जो कि आपके अहमदाबाद में 18 किलोमीटर दूर है। तो डायरेक्टली ये बावड़ी क्या होती है, जैसे कि आपकी दिल्ली में भी है, तो वो आपके पानी को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सीढ़ीदार कुआं होता है ये आपका। ओके, तो कहाँ पर है आपका? अहमदाबाद में 18 किलोमीटर दूर है वहाँ से। नेक्स्ट है आपका घड़ीसर नामक तालाब, जो आपका क्या है 650 वर्ष पूर्व जैसलमेर के राजा घड़ीसर के द्वारा बनवाया गया था। जिसमें आपका सर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है, और 9 तालाबों का आपस में मिलकर इस तालाब को बनाया गया था, पानी को ऐसे इकट्ठा करके सेव करके इस्तेमाल करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अलबरूनी नामक यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कब आया था? तो मैं आपको ये जब जीके पढ़ाऊंगा, यानी कि आपका जो मिडिल ईस्ट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा अलबरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका यात्री था, कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था भारत में यात्रा करने के लिए। नेक्स्ट है, अलबरूनी ने लिखा है कि तालाब के चबूतरे बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर बनाए जाते थे। इन तालाबों में भीड़ को परेशानी नहीं होती थी क्योंकि उतरने व चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। इसलिए यहाँ पर इनके बयानी की जो अलबरूनी ने पूरी भारत की यात्रा करी है, यात्रा करने के बाद अपनी बुकों में उसके बारे में लिखा है, जैसे कि आपकी ये है। ओके,
नेक्स्ट है आपका 35th, क्या बोल रखा है, 1973 यानी कि 1973 में अलबरूनी के 1000वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ने क्या बनाया था, डाक टिकट जारी करा था। तो ध्यान रखिएगा डाक टिकट कब जारी करा था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक बच्चों को इतिहास का ज्ञान कराने हेतु इतिहास के सूत्र जैसे कि अलबरूनी की किताब, इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में बताएंगे। तो अगर आप बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहते हो तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके 36 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा मैं आपको इसके बाकी क्वेश्चंस यानी कि बाकी पॉइंट्स, क्योंकि वहां पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये 2 पार्ट में चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट करा था। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।